क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए केस लॉज पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली जो कि आपके एग्जाम में अब केवल 15 से लेकर 20 दिन बाकी हैं, तो इसीलिए आपके लिए हम लोग लाए हैं आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट केसेस है उसकी एक मैराथन सीरीज, जहां पे हम लोग कवर करेंगे हर केस लॉ को केवल उस एस्पेक्ट के हिसाब से जिसमें कि जो क्वेश्चन होता है क्लैट में जो पूछा जाता है उस एस्पेक्ट से ही हम लोग कवर करेंगे। चाहे आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशन की, सीआरपीसी की, आईपीसी की, फैमिली लॉ की, ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं हम लोग आज आपके लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे में खत्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए आपकी प्रिपरेशन में लास्ट 15 डेज या 20 डेज, तो आप एनरोल कर सकते हो हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में। भले आपको पढ़ना हो आपके केस लॉस को यूजिंग वीडियो लेक्चर, भले आपको उसको पढ़ना हो यूजिंग स्टडी मटेरियल, आपको लगाने हो चाहे मॉक पेपर, चाहे आपको चाहिए हो नीड आपके स्टैटिक पोर्शन के अंदर सब क्वेश्चंस लगाने की, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करके रखी हुई है। और अकॉर्डिंगली अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रिपरेशन नहीं करनी है तो आप केवल हमारे ज्वाइन कर सकते हो एसेंशियल्स कोर्स में। यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, जो सबसे आपके 170 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस विद रीसेंट अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड करें। लास्ट मिनट वाले में भी ये चीज़ आपको बेसिकली रहेगी। अगर आपको बिल्कुल एसेंशियल चाहिए और बिल्कुल आपको एक बहुत ही रीजनेबल उसमें चाहिए प्राइस में, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। अब बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे मैराथन के साथ। जब सबसे पहला केस हमें यहाँ पे आज देखना है इस मैराथन में, वो है हम लोग शुरुआत करेंगे सीआरपीसी के केसेस के साथ, फिर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो पहला केस हमारा है निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस एम.आर. शाह, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना की। इशू था इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट विस वेस्ट पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। मतलब क्या इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट जो है, क्या वो बेसिकली पुलिस के पास जो पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की किसी भी केस को, क्या वो एकदम ही उसको बिल्कुल रोक सकती है विदाउट एनी गिविंग प्रॉपर रीजन या समथिंग लाइक दैट। इसमें यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि बिफोर पासिंग एन इंटरिम ऑर्डर ऑन स्टेइंग ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग जो कि पेंडिंग है एक पर्टिकुलर क्वाश करते हुए पिटीशन को अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी या फिर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोर्ट को अप्लाई करने पड़ेंगे पैरामीटर्स जो कि रिक्वायर्ड है टू बी कंसिडर्ड व्हाइल क्वाशिंग प्रोसीडिंग्स इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। और बेसिकली आप फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो इंडियन जुरिसडिक्शन के यहाँ पे है उसके अंदर अगर आप पास करते हो ऐसे टाइप का कोई ब्लैंकेट इंटरिम ऑर्डर विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस ऑफ नॉट टू अरेस्ट और टेक नो कोर्सिव स्टेप्स जो कि हैम्पर करेगा इन्वेस्टिगेशन को और मे इफेक्ट द स्टैट्यूटरी राइट और ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कन्फर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी, ये चीज़ गलत होगी। देयरफॉर ऐसा जो ब्लैंकेट ऑर्डर है ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का उसको डिस्क्लोज करना चाहिए रीजन वाई एज टू उसको यहाँ पे पास करना पड़ा एट इंटरिम डायरेक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। और जो सच रीजंस हैं उनको आपको ब्रीफ डिस्क्लोज करने की जरूरत है और एप्लीकेशन ऑफ माइंड में समझाने की यहाँ पे जरूरत है। दूसरा केस जो हमें देखना है वो है आपका जीतन लाल कोटेचा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। बेंच थी यहाँ पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना की। इशू क्या था, पावर टू क्वैश एफआईआर एज अ लाइक अंडर इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट केस में ये ऑब्जर्व करा कि जो हाई कोर्ट है उसने जो यहाँ पे कंसिडर करी है ड्राफ्ट चार्जशीट जिसमें कि उसने यहाँ पे प्लेस करा गया था, जिसको कि प्लेस भी नहीं करा गया था मजिस्ट्रेट के सामने और बेस कर दिया गया ऑन इट जो प्रोसीडेड, उसमें बेसिकली हाई कोर्ट ने प्रोसीड करा प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के अंडर सेक्शन 482 सच एन एक्शन। यहाँ पे इवन एट एन इंटरिम स्टेज हाई कोर्ट के लिए ये डेमोन्स्ट्रेट करने की यहाँ पे जरूरत है इस एक्शन के लिए, बेसिकली इसको क्वैश कर देने की प्रोसीडिंग को कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और उनको फर्निश करने की जरूरत है यहाँ पे रीजन फॉर इशूइंग सच अ इंटरलोकेटेड एक्शन विच इज केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बिफोर अ कोर्ट इन अप्रोप्रिएट केस। अकॉर्डिंगली जो इंटरिम डायरेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो अमाउंट कर रहे थे अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट जो कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होती है जो कि इन्वेस्टिगेट करी गई है सीआरपीसी के अंदर में। यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि जो पुलिस है उनके पास ये स्टैट्यूटरी राइट है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस को अंडर सेक्शन 154 एंड 156 ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट ने बोला कि जो सबसेक्शन 2(1) होता है यहाँ पे 173 ऑफ सीपीसी का प्रोवाइड करता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो फॉरवर्ड करेगा फाइनल रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन एलिजिड ऑफेंस इन अ रिपोर्ट। बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस द मजिस्ट्रेट है उसको कंक्लूड अप्लाई करने की जरूरत है अपने माइंड को और वो बाउंड नहीं है बाय कंक्लूजन ड्रॉन बाय द पुलिस। यहाँ पे कोर्ट ने रिलाय करा रेशियो डिवीजन बेंच के जो कि था आपका प्रतिभा वर्सेस रामेश्वरी देवी में ऑब्जर्व ये करा कि जो हाई कोर्ट है कैन नाइदर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू सबमिट टू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर और कैन क्वॉश अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन
482 रिलाइंग अपॉन सच रिपोर्ट, जो कि बेसिकली सबमिट भी नहीं करी है मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ पे सबमिट भी नहीं करा गया उसको। अब जो अगला केस है वो है आपका अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। यहाँ पे जो इशू बेंच थी यहाँ पे वो थी जस्टिस एसविन भट्ट एम खानविलकर की। इशू क्या था? बेल कंडीशन जो कि इम्पोज करी गई है कोर्ट के द्वारा मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और शुड टेक इनटू अकाउंट द राइट्स ऑफ द विक्टिम। जजमेंट क्या था? प्रेजेंट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो हाई कोर्ट है उसने इम्पोज कर दी है कंडीशंस ऑफ बेल की, जो है आपको बेसिकली जो अक्यूज है उसको राखी टाई करने की जरूरत है, नॉट जो कि विक्टिम है उसको टू द अक्यूज यहाँ पे। और कोर्ट ने ऑब्जर्व ये करा यहाँ पे कि यूजिंग टाइंग राखी एज अ कंडीशन फॉर बेल ट्रांसफॉर्म कर देता है मोलेस्टर को इनटू अ ब्रदर बाय जुडिशियल मैंडेट, और ये बिल्कुल होली अनएक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे जो इफेक्ट है बेसिकली वो डाइल्यूट करता है, इरोड करता है ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को। और जो एक्ट है जो कि यहाँ पे परपेट्रेट करा गया है ऑन द माइनर कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस इन लॉ एंड इज नॉट अ माइनर ट्रांसग्रेशन दैट कैन बी रेमिडीड बाय वे ऑफ एन अपॉलजी। रादर यहाँ पे आपको रेंडरिंग करना है कम्युनिटी को सर्विस बाय टाइंग अ राखी, या फिर प्रिस्क्राइब करने के लिए गिफ्ट टू द सर्वाइवर, या फिर इवन प्रॉमिस करने के लिए कि उससे वो शादी कर ले एज अ केस में भी। जो लॉ है वो क्रिमिनलाइज करता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को। ये ऑब्जर्व करा जजमेंट में अपने यहाँ पे कोर्ट के जस्टिस रविंद्र भट्ट और एम खानविलकर ने। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि यूज ऑफ रीजनिंग या फिर लैंग्वेज जो कि डिमिनिश करती है ऑफेंस को, टेंड करती है ट्रिविलाइज करने की सर्वाइवर के उसको, जो कि अवॉइड होना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, फर्दर जो हमें केस वो देखना है वो है आपका गौतम नवलखा वर्सेज एनआईए का। बेंच थी यहाँ पे आपकी जस्टिस के एम जोसेफ और यूए ललित की। इशू था जो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बेल होता है अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, क्या उसको हमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है क्या उसके पास ये पावर है कि वो इंक्रीज कर पाए पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अंडर यूएपीए ऑफ 1967। यहाँ पे कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि जो आपके सेक्शन 167 क्लॉज 2 होता है सीआरपीसी का, वो अज्यूम करता है डिटेंशन जो कि ऑथराइज करी गई मजिस्ट्रेट के द्वारा, और 90 डे अपवर्ड्स अगर है फ्रॉम द डेट सिंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ कस्टडी ऑफ डिफॉल्ट बेल। कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि जो मजिस्ट्रेट होती है उसके पास पावर नहीं होती है कि वो बेसिकली इंक्रीज कर पाए पीरियड ऑफ डिटेंशन को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर यूएपीए। कोर्ट ने फर्दर बोला कि हाउएवर वंस ऑथराइजेशन यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिया गया है डिक्लेयर्ड इनकॉन्सिक्वेंटली रेंडरिंग डिटेंशन इटसेल्फ इलीगल, जो सेट पीरियड है हाउस अरेस्ट कस्टडी का उसको आप कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हो टू बी ऑथराइज्ड कस्टडी वाइल मीनिंग ऑफ अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ बेसिकली बोला कि जो हाउस अरेस्ट का पीरियड था उसको आप कंस्टिट्यूट नहीं करोगे 90 डेज के अंदर। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू डिफॉल्ट बेल होता है वो एक फंडामेंटल राइट तो है, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो कि हैं बेसिकली सेक्शन 167 के अंदर वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली इट मस्ट बी परपोर्टेड टू बी पास्ड अंडर सेक्शन 167। जो राइट है एसेंशियली बेल का अराइज करता है, डिहॉर्स करता है मिनट्स ऑफ द केस को, और जो आपका फंडामेंटल राइट है वो अराइज करता है फ्रॉम द कंडीशन जो कि फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे जब कंडीशंस फुलफिल होंगी वो क्या है आपकी नेचर ऑफ डिटेंशन बीइंग वन ऑफ द मेन, यहाँ पे 167 के अंदर एक इंडिस्पेंसिबल चीज़ है जो करने के लिए काउंट है यहाँ पे पीरियड ऑफ जो आपकी रही है उस चीज़ की उसको। फर्दर है आपका सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। बेंच है यहाँ पे एसके कॉल और ऋषिकेश रॉय जस्टिस की। इशू है कि वेदर जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग आपका ऑफिसर है उसको मैंडेटरीली यहाँ पे अरेस्ट करने की जरूरत है अक्यूज पर्सन को फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग कस्टडी अंडर सेक्शन 170 ऑफ आईपीसी। यहाँ पे जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रेजेंट केस है यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको अगर नहीं लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो अब्सकॉन्ड करेगा या डिसोबे करेगा समन्स को, तो उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि उसको प्रोड्यूस करा जाए, कस्टडी में लिया जाए बेसिकली। वाइल रिमार्किंग उन्होंने ये बोला कि जो अरेस्ट होता है वो एक रूटीन है और इट कैन कॉज एन इनकैलकुलेबल बेसिकली हार्म टू द रेपुटेशन एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये फर्दर करा कि जो वर्ड होता है कस्टडी जो कि आपका 170 में आता है वो कंटेम्पलेट नहीं करता है ईदर द पुलिस और द जुडिशियल कस्टडी, बट मेनली कोनोट करता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ अक्यूज बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिफोर द कोर्ट वाइल फाइलिंग द चार्जशीट। कोर्ट ने फर्दर ये रिट्रेट करा कि मेनली बिकॉज एक अरेस्ट जो है वो मेड किया जा सकता है बिकॉज इट इज़ लॉफुल डज नॉट मैंडेट कि जो अरेस्ट है उसको यहाँ पे करा जाए अगर उसके अंदर बेसिकली अगर लॉफुल है कर देना। एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे देने की ज़रूरत है बिटवीन द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू अरेस्ट एंड जस्टिफिकेशन टू एक्सरसाइज फॉर इट, कि पावर को आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो और अगर मान लो एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या यहाँ पे रेमिफिकेशन आएगा। फर्दर आपका जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका स्टेट वर्सेस TRN सीनिवासम, यहाँ पे मैं नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ।
और अगला जो है आपका जो सेकंड नाम है वो है आपका वीएन पाटिल वर्सेस के निरंजन कुमार। यहाँ पे जो बेंच थी यहाँ पे दोनों केसेस में, यहाँ पे श्रीनिवासन वाले केस में थी जैसे डीवाई चंचूर अमर शाह की, और वीएन पटेल वाले में थी इंदु मल्होत्रा अजय रस्तोगी की। इशू क्या था कोर्ट के सामने, कोर्ट ने यहाँ पे इंटरप्रेट करा था स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो आपका एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे जो कि अकर होता है कि यहाँ पे बेसिकली जो एक्सप्रेशन है एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, ये जो है हाउएवर बोर्न है इन द माइंड ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, जो कन्फर करी गई है 311 ऑफ सीआरपीसी में, उसको एक्सरसाइज करा जाना चाहिए जुडिशरी। एंड एज ऑलवेज वेदर यहाँ पे ये कहा कोर्ट ने कि जो आपकी पावर होती है वो ग्रेटली यहाँ पे ग्रेटर हिस्ट्री ऑफ कॉशन रिक्वायर करती है व्हाइल एक्सरसाइजिंग द जुडिशियल डिस्क्रिशन। सेक्शन 311 प्रोवाइड करता है कि कोई भी कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी समन कर सकता है किसी पर्सन को एज अ विटनेस या फिर एग्जामिन कर सकता है इन पर्सन अटेंडेंस को, दो नॉट समन्ड एज विटनेस, और रिकॉल करना या फिर री एग्जामिन करना जो पर्सन होता है ऑलरेडी एग्जामिन्ड है और जो कोर्ट है वो समन कर सकती है या फिर एग्जामिन कर सकती है या फिर रिकॉल कर सकती है और फिर री एग्जामिन कर सकती है एनी सच पर्सन को अगर उसको लगता है कि जो एविडेंस है वो असेंशियल है टू द डिसीजन ऑफ द केस। जो ट्रू टेस्ट है देयरफॉर इज वेदर जो अपीयर होता है कोर्ट के सामने कि जो एविडेंस है ऑफ सच पर्सन जिसने कि सॉर्ट कर रिकॉल करने के लिए असेंशियल है टू गिव द जस्ट डिसीजन इन अ केस। मतलब आपको किसी को अगर रिकॉल करना है, कुछ भी मंगाना है, अगर जस्ट डिसीजन देने के लिए वो चीज़ अगर ज़रूरी है तो अगर वो चीज़ ज़रूरी है तो उसको आपको करना है या फिर नहीं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑब्जर्व करा है यहाँ पे कि जो कोर्ट्स हैं उनको डिनाई नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन टू दी ईदर साइड। अकॉर्डिंगली अगला जो हमारा केस है वो है आपका सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम संदेश की। इशू था कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है इन द प्रेजेंट केस उसने ले डाउन करा यहाँ पे सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द कोर्ट्स टू फॉलो बेस्ड अपॉन कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस मेड इन दिस जजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग बेल अंडर सेक्शन 439 और 437 ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट ने बोला कि जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं वो एक्सक्लूड नहीं होंगे फ्रॉम कोर्स कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल, और जो ओनली फैक्टर है जो कि कोर्ट को एग्जामिन करने की ज़रूरत है वो है आपका सीरियसनेस ऑफ एक्यूजेशन एंड द हार्शनेस ऑफ द सेंटेंस। जो रूल्स है जो कि प्रोवाइडेड है उनके अंदर हमें गाइडेंस की ज़रूरत है फॉर सबऑर्डिनेट्स कोर्स जो कि ऑफन हेजिटेंट रहते टू ग्रांट बेल बट रैपिड रहते टू ऑर्डर डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन इवन व्हेन दे हैव कोऑपरेटेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी पीरियड में, जब वो भी करा तब भी वो लोग कर देते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस इशू करे यहाँ पे आस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल को टू द अक्यूज who are not arrested during investigation on charge of charge sheet जब फाइल हुई तब अकॉर्डिंग जो रिक्विजिट कंडीशंस थी जो कि गाइडलाइंस थी यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत थी वो ये थी अगर अरेस्टेड नहीं है ड्यूरिंग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तब या फिर उसने कोऑपरेट करा है थ्रू आउट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूडिंग अपियरिंग बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वेन एवर कॉल्ड, और या फिर जो कोर्ट है वो अग्री करता है इस सजेशन के साथ कि कंसिडर करनी चाहिए बेल को, जो ट्रायल कोर्ट है उसने नहीं प्रिक्लूड करा है फ्रॉम ग्रांटिंग बेल taken into consideration the conduct of the accused during the investigation which has not warranted arrest, अगर ऐसा कंडक्ट है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया जाना चाहिए। फर्दर जो केस जो हमें देखना है वो है आपका सीरियस फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्सेस राहुल मोदी का। बेंच है यहाँ पे जस्टिस एल नागेश्वर और बी आर गवई की। इशू है कि क्या यहाँ पे जो आपका डिफॉल्ट बेल है क्या इसको सॉर्ट करा जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ग्रेस जो कि टेक इन नहीं करा गया बिफोर 60 डेज और 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये करा कि जो अक्यूज है वो नहीं सीख कर सकता है डिफॉल्ट बेल मेरली ऑन द ग्राउंड कि जो कॉग्निजेंस था वो टेकन अप नहीं किया गया था बिफोर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज या फिर 90 डेज एज द केस मे बी फ्रॉम द डेट ऑफ रिमांड इफ द चार्जशीट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। जो आपका इंडिविजिबल राइट है अक्यूज्ड का वो है सीक करना स्टैट्यूटरी बेल को अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी जो कैराइज होना है ओनली इफ जो चार्जशीट है अगर उसको नहीं फाइल करा गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड। कोर्ट ने ये ऐड करा कि जो अक्यूज्ड है अगर वो कंटिन्यू करता है टू बी इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट टिल सच टाइम कॉन्ग्रेस जो टेकन है कोर्ट के द्वारा जो कि ऑफेंस को ट्राई कर रहा है जो कि अज्यूम करती है कि जो कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड है फॉर द पर्पज ऑफ रिमांड आफ्टर द कॉन्ग्रेस इज टेकन, बेसिकली इस चीज़ को अज्यूम किया जाता है। फर्दर जो केस हमें देखना है वो है आपका स्टेट ऑफ सिक्किम वर्सेज जसबीर सिंह का। बेंच है आपकी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की। इशू है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है हैज़ डेल्ट विद द यहाँ पे इंटरप्ले बिटवीन द डिस्कशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ आर्मी एक्ट एंड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो ट्रायल है जो कि कंडक्ट हुई है बाय एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट और नॉट बाय अ कोर्ट मार्शल अंडर आर्मी एक्ट
the accused would not be able to avail the benefit of being awarded a lower punishment under the Army Act of 1950. कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा कि if that was the intent of legislature, यहाँ पर it is to protect the person subject to the Army Act by awarding them lesser punishment even for serious offences, then the act would not have provided for concurrent jurisdiction of the court martial and ordinary criminal courts at all. मतलब DI ने क्या होता है आर्मी एक्ट के अंदर, ऑल्दो जो आर्मी एक्ट है वो एक स्पेशल है यहाँ पे लॉ कंपेयर टू IPC. इफ द स्टेट्यूट जो है इन टेक्स्ट डज नॉट मेक एनी क्वालिफिकेशंस या फिर एक्सेप्शंस इन जनरल लॉ, इट वुड बी इम्परमिसिबल फॉर द कोर्ट टू रीड सच क्वालिफिकेशन इन द एक्ट. फर्दर कोर्ट ने बोला कि जो ट्रायल है जो कि कंडक्ट हो रहा है बाय ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट and not by a court martialed under आपका आर्मी एक्ट, accused would not be able to avail the benefits of the award being basically lower punishment award करना under the army act. अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करा जाता है, it would imply कि जो पर्सन है वो कन्विक्ट करा जा रहा है बाय कोर्ट मार्शल कोर्ट अंडर आर्मी एक्ट, तो नॉर्मल कोर्ट ये नहीं कर सकती एंड इट विल बी बेसिकली इन एन एडवांटेजियस पोजीशन. फर्दर जो हमें केस देखना है वो है आपका सेंटर फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का. यहाँ पे जो बेंच है वो है जस्टिस MR शाह और संजीव खन्ना की. इशू है कि जो आपके ग्राउंड है फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल और जो रेलिवेंट यहाँ पे कैंसलेशन एलिमिनेट करी गई उसके रिगार्डिंग में जजमेंट में यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि जो आपकी अपीलेट कोर्ट है वो रिक्वायर्ड है कि उसको कंसिडर करना है वेदर जो आपका ऑर्डर है ग्रांट बेल करने के लिए क्या वो सफ़र करता है फ्रॉम अ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड और प्राइम फेसाई व्यू फ्रॉम द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि जो कोर्ट है वाइल कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन फॉर बेल अगर फेल करती है कंसिडर करने में रेलिवेंट फैक्टर्स को, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो यहाँ पे जस्टिफाइडली सेटिसाइड कर सकती है यहाँ पे बेसिकली जो आपका ऑर्डर है ग्रांटिंग बेल. अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आपका बेंच है, यहाँ जो बेंच थी आपके अपीलेट, उन्होंने बोला कि जो अपीलेट कोर्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो कंसिडर करे वेदर जो ऑर्डर ग्रांटिंग बेल है क्या वो सफ़र करता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से या प्राइम फेसाई व्यू फ्रॉम द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड से. अगर यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट प्रोपोजिशन ऑफ लॉ नहीं है दैट once the basically bail is granted by the high court, though the high court could have not have granted bail in the absence of allegation of misuse of liberty or breach of any conditions of bail, cannot be set aside when the bail is granted itself as it like the subject matter of challenge in the appeal or revision. अब जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका वहीदुर रहमान पर्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सॉरी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इशू यहाँ पे जो आपका बेंच है वो है आपकी जस्टिस SK कौल और MM सुंदरेश की. इशू है कि वेदर जो आपकी टेस्टिमनी है विटनेस की कैन इट बी मेड अवेलेबल टू अ पर्सन इवन इन अ हीवियस ऑफेंस और नॉट. जो जहाँ पे जजमेंट था वो ये था कि सेक्शन 207 है जो कि डील करता है विद सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज. मैंडेट करता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो फर्निश करे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट टू द अक्यूज. हाउएवर portions of the same can be requested by the police officer to be excluded on basically perusal of section 44 of UAPA Act जो कि डील करता है विद प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस. जो आपका कोर्ट है उसने ये ऑब्जर्व करा कि जो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो पोर्शन है आपका टेस्टिमनी ऑफ विटनेस जो विटनेस ने दिया है अगर डिस्क्लोज करता है आइडेंटिटी विटनेस की तो उसको हैंडओवर नहीं किया जाना चाहिए फॉर रीजनेबल. अगर बेसिकली अगर ये नहीं वो है रीजनेबल है एज एक्टेड बाय द पोर्शन जो कि डिस्क्लोज करे ऑक्यूपेशन या फिर आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड विटनेस की, तो उसको रिडैक्ट कर देना चाहिए बाय स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और उसने ऐसा बोला है. जो प्रोविजन है आपका सेक्शन 173 क्लॉज 6 ऑफ CRPC का रेड विद सेक्शन 44 ऑफ UAPA एंड सेक्शन 17 ऑफ NIA स्टैंड ऑन अ डिफरेंट प्लेन विद लीगल इम्प्लीकेशंस एज कम्पेयर टू सेक्शन 207 ऑफ CRPC. और जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 44 ऑफ UAPA का और सेक्शन 17 ऑफ NIA का और सेक्शन 173 क्लॉज 6 का वो है सेफगार्ड करना विटनेसेस को. और जो उनका नेचर है वो अकॉर्डिंगली स्टैट्यूटरी विटनेस प्रोटेक्शन का यहाँ पे है. इसका जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका मुरली वर्सेस स्टेट का. यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस NV रमन्ना, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की. यहाँ पे जो इशू था कि क्या जो आपका फैक्ट है कि एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए बिटवीन अक्यूज एंड द विक्टिम बी कंसिडर्ड फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC इवन इन केस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस. तो यहाँ पे जो कोर्ट थी उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो आपकी लैंग्वेज है ना 320 क्लॉज 9 ऑफ CRPC की उसमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे प्रोहिबिट करा गया है कंपाउंडिंग एक्सेप्ट परमिटेड एज अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC. और फर्दर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो सकता कि जो आपका सेक्शन 320 है CRPC का उसके अंदर इनकैप्सुलेट नहीं करा गया सेक्शन 324 या फिर 307 का एज अंडर द लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस गिवन द अनइक्वल लैंग्वेज ऑफ सेक्शन
320 क्लॉज 9 ऑफ ERPC यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है कि कंपाउंड आप नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट परमिटेड अंडर द सेट प्रोविजन, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कंपाउंड करो एप्लेंट्स के ऑफेंसेस को, नॉट स्टैंडिंग देयर टू द फैक्ट कि जो अमेरिकल सेटलमेंट है या फिर जो कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन द पार्टीज कैन बी फॉर रेलिवेंट फैक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन ऑफ क्वांटम ऑफ सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट्स इवन इन सीरियस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इफ द पार्ट जो आपकी पार्टीज हैं वो म्यूचुअली डिसाइड करती हैं और कॉन्सेंचुअली अग्री करती हैं सेटलमेंट के लिए बिटवीन देम, देन अकॉर्डिंगली कोर्ट यहाँ पे कंसिडर कर सकती है क्वांटम को रिड्यूस करने के लिए जो कि यहाँ पे दिया गया है एक्यूज को। अब जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की। इशू था कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है क्या उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अक्यूज पर्सन बिहेवियर इन जेल एक्टिविटीज और जो आपके रिलेटेड डिटेल्स हैं रिगार्डिंग वेदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है क्या उसने उनके ऊपर रिलाई करा है या फिर नहीं। जो यहाँ पे जजमेंट था उसमें कोर्ट ने बोला कि जो प्रोसिक्यूशन है वो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस में फर्दर उसको करने की जरूरत है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो कि एग्जिबिट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे रिलाई अपॉन नहीं करे गए हैं बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोर्ट यहाँ पे फर्दर ऑब्जर्व करा कि जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि अपॉइंट हुआ है सेक्शन 24 ऑफ CRPC में वो ऑक्यूपाई करता है कि स्टैच्यूटरी हाई ऑफिस इस चीज़ में, और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने बोला कि रादर देन अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दे आर इंस्टेड जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी बात करी जा रही है एज अ इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी अथॉरिटी हु सर्व्स एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। जो यहाँ पे रोल है अकॉर्डिंगली इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का वो इंट्रेंसिकली यहाँ पे डेडिकेटेड टू कंडक्टिंग ऑफ फेयर ट्रायल एंड नॉट टू थर्स्ट टू रीच द केस, यहाँ पे कन्विक्शन देने के लिए हर चीज़ के लिए मतलब आपको कन्विक्शन ही नहीं देना है। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो हर अक्यूज है उसको सप्लाई कराना चाहिए विद द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 164 ऑफ CRPC विद अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जिबिट सीज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड रिलाइज अपॉन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द अकॉर्डेंस विद सेक्शन 207 एंड 208 ऑफ CRPC। इसके बाद जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका P वर्सेस स्टेट ऑफ MP। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुराद, जस्टिस हिमा कोहली की। इशू क्या थे? सर्कमस्टांसेस परसुएंट टू विच जो आपका कोर्ट है वो कैंसिल करेगा बेल को। जजमेंट में यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो आपका हाई कोर्ट होता है फिर जो कोर्ट ऑफ सेशंस होता है उसके पास एक बहुत ही वाइड डिस्क्रिप्शन होती है इन डिसाइडिंग एप्लीकेशन फॉर बेल अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC। हाउएवर ये जो डिस्क्रिप्शन होती है वो एक्सरसाइज कर जानी चाहिए आफ्टर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड एंड नॉट इन अ रूटीन मैनर। फॉर कैंसिलिंग बेल जो ग्रांट हो गई है कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए कि जो आपका सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस है क्या वो अराइज हो रहे हैं या फिर जो कंडक्ट है जो अक्यूज है पोस्ट ग्रांट ऑफ बेल डेमोन्स्ट्रेट ऐसा करता है कि वो नो लॉन्गर कंड्यूसिव है फेयर ट्रायल के टू परमिट हिम टू रिटेन हिज फ्रीडम फॉर एंजॉइंग द कंसेशन ऑफ बेल ड्यूरिंग द ट्रायल। टू पुट इट डिफरेंटली यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस के अंदर जो कोर्ट है उसको इस चीज़ से बेसिकली लोध करना चाहिए कि वो इंटरफियर कर रहा है एक ऐसे ऑर्डर जो कि पास करा गया कोर्ट जो कि बिलो है ग्रांटिंग बिले जो बेल है बेसिकली, या फिर ऐसा जो सच ऑर्डर होता है वो फाइल करा जाता है एज इलीगल या प्रिवर्स, या फिर अकॉर्डिंगली आपका जो ये होता है ये प्रेमिस्ड होता है ऑन मटेरियल फैक्ट्स दैट इज इररिलेवेंट। देन जो आपका ऑर्डर होता है इस तरीके का वो सब्सेप्टेबल है टू स्क्रूटनी एंड इंटरफेरेंस बाय द एपेलेट कोर्ट अकॉर्डिंगली। फिर आपका जो अगला केस है वो है आपका ब्रिजमनी देवी वर्सेस पप्पू कुमार का। बेंच है यहाँ पे जस्टिस L नागेश्वर राव, BR गवाई और BV नागरत्ना का। इशू है कि आपके एडवोकेट रीजंस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरिंग फ्रॉम बेल डायरेक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, और आपका कैजुअल या फिर जो क्रिटिक ऑर्डर्स हैं वो डिहॉर्स करेंगे रीजनिंग जो कि लाइबल है सेट असाइड करे जाने के। अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड करा है कि अगर आपका कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि आपको ग्रांट करनी है बेल, अगर वो बेरेफ्ट है किसी रीजनेबल यहाँ पे रेलिवेंट रीज़न के जो कि सेम है, वो एंटाइटल करेगा प्रोसिक्यूशन को या फिर इन्फॉर्मेंट को कि वो असेल कर पाए टू हायर बिफोर हायर फोरम। यहाँ पे जो एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्लैरिफाई करा कि थ्रू एन एलेबोरेट रीजंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है टू बी असाइंड वेल ग्रांटिंग अ बेल एक क्रिप्टिक ऑर्डर जो कि डिवाइड है नहीं रीजनिंग के, एक ब्लेटेंट वायलेशन है ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जो यहाँ पे कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल को, जो आपके फैक्ट्स हैं वो सजेस्टिव है नेचर ऑफ क्राइम के, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के, जो नेचर है पनिशमेंट वो ऑट टू यहाँ पे लुक्ड इनटू यहाँ पे होनी चाहिए। फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आपको यहाँ पे जो ग्रांट है बेल का, कोर्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वो प्राइम फेसाई उनके ओपिनियन में रिगार्ड करे, जो है बेसिकली इन दैट रिगार्ड सपोर्ट करे उसको रीजन से इन द व्यू ऑफ फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैटर। फिर जो आपका अगला केस है वो है आपका चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP का। जस्टिस यहाँ पे बेंच थी DY चंद्रचूड़ MR शाह की।
इशू था कि क्या यहाँ पे परमिसिबल होगा टू होल्ड डिस्क्रीट या फिर ओपन इंक्वायरी एट अ प्री FIR रजिस्ट्रेशन स्टेज इन करप्शन केसेस। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अगर इंक्वायरी हेल्ड करी गई है या फिर कंडक्ट करी गई है फॉलोइंग द प्रोसीजर एज पर द महाराष्ट्र एंटी करप्शन प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस ब्यूरो मैनुअल, तो अकॉर्डिंगली इट कैनॉट बी सेड कि जो आप ये बेसिकली जो सेम है वो चीज़ इलीगल है, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है एंटी करप्शन ब्यूरो का उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है या फिर अथॉरिटी नहीं है या फिर पावर नहीं है एट ऑल टू कंडक्ट सच इंक्वायरी एट प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज ऑफ FIR। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जब एक पब्लिक सर्टन व्हाट्सएवर बी हिज स्टेटस, अगर वो पब्लिकली चार्ज है विद द एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी जो कि अमाउंट करता है टू सीरियस मिसडिमीनर और मिसकंडक्ट ऑफ इंडल्जिंग इनटू करप्ट प्रैक्टिसेस, इट basically does incalculable harm basically not only the police officer in particular but to the department जिससे कि वो belong करता है in general। thus before lodging an FIR against him, यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे एक suitable preliminary inquiry हो into the allegation जो कि made करी जा रही है by a responsible police officer to ascertain whether जो cognizable offense यहाँ पे वो disclosed है या फिर नहीं। ऑब्जर्व करते हुए कि एक आपका फुल प्रूफ यहाँ पे सेफगार्ड होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए जो कि प्रोवाइड हो रहा है महाराष्ट्र के स्टेट एंटी करप्शन प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस ब्यूरो मैनुअल इंस्ट्रक्शन 1968 के द्वारा बिफोर लॉजिंग एन FIR कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे बेंच ने डिसरिगार्ड करा किसी भी डाउट या फिर इरेगुलरिटी को जो कि यहाँ पे इशुएंस ऑफ इम्प्यून ऑर्डर की उसमें थी। फिर आपका जो अगला केस है वो है आपका दीपिका जगतराम सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस अशोक भूषण, R सुभाष रेड्डी और रहमान शाह की। स्टेट्यूट्स जो कंसिडर किए थे वो नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 47 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इशू क्या कंसिडर किया गया था? इशू ये कंसिडर करा गया था कि जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं क्या उनको हमें जो उनका क्लोजर हुआ था आंगनवाड़ी सेंटर्स का अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, क्या वो चीज़ ठीक थी या फिर नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड क्या करा उसके बारे में बात करते हैं। कोर्ट ने बोला कि आपकी जो एक PIL होती है ना जो कि फाइल करी गई थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्प्यूटिंग द क्लोजर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, जो कि लॉकडाउन के उसके अंदर हुआ था पैंडेमिक के अंदर कोविड-19 के। कोर्ट ने बोला कि जो सेंटर है और जो आपकी स्टेट है उसकी बेसिकली लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफर करे न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रेन, और वो मेजर्स टेक करे ताकि डिटेक्ट कर पाए वो और प्रोवाइड मील कर पाए ऐसे मैलनरिश चिल्ड्रन को। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो स्टेट है वो रिक्वायर्ड है उसके लिए कि वो स्टैब्लिश करे ऐसे एडिक्वेट सिस्टम जो कि ओवरसाइट और चेक दें इन सब चीज़ों को, कि जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियल्स है और जो फर्दर आपके अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्सनल है उनको ये टास्क करा जाए कि वो मॉनिटर करें इन देर जो ऑपरेशन हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के, जो कि स्पेशली अलर्ट पे है टू इंश्योर कि ऐसा कोई भी रिसिपिएंट जो है उसको डिनाई ना किया जा रहे इस तरीके के एंटाइटलमेंट्स को। फर्दर बोला गया कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको ऑपरेशनल बनाया जाए एट दी अर्लीस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान में। फिर आपका जो अगला केस है वो है आपका रीपक कंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बेंच है यहाँ पे जस्टिस अशोक भूषण और रहमान शाह की। स्टेट्यूट को नोट करिएगा, सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इशू यहाँ पे क्या था? इशू था कि क्या आपकी जो स्कोप है क्या वो लिमिटेड है जुडिशियल रिव्यू की अंडर पॉलिसी डिसीजंस, और क्या जो कोविड-19 की विक्टिम है उनको कंपनसेशन या ह्यूमन राइट्स हैं उनके बेसिकली बारे में था, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका इंटरप्रिटेशन को लेकर यहाँ पे चीज़ें थी। कोर्ट ने यहाँ पे डिटरमाइन करा इस केस के अंदर कि जो आपका सेक्शन 12 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उसके अंदर इम्पोज करा गया है एक लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट अपॉन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कि वो मिनिमम एड प्रोवाइड करे टू द विक्टिम्स ऑफ नेशनल डिजास्टर। अकॉर्डिंगली ये जो मिनिमम रेमेडीज होते हैं इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा एक्स ग्राशिया एड अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट। और कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि ऑर्डिनरली बट इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर द कोर्ट टू इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस टू द स्टेट इन पॉलिसी डिसीजन, जो कि पॉलिसी डिसीजन जो स्टेट बनाती है उसमें वैसे तो यहाँ पे मैंडेमस नहीं इशू करा जाता है बिकॉज पॉलिसी डिसीजन आज जो होती हैं वो बिल्कुल लेजिस्लेचर के डोमेन के अंदर या फिर एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन के अंदर होती हैं। बट हाउएवर जब वहाँ पर हमें ज़रूरत है एक मैंडेट प्रोवाइड करने का जहाँ पे एक्सप्रेसली अंडर द स्टेट्यूट दिया हुआ है बेसिकली, तो वो हमारे पर एक ड्यूटी इम्पोज करती है अथॉरिटी के ऊपर कि वो कोई ऐसा एक्ट पास करे एज पर पॉलिसी जहाँ पर रिट ऑफ मैंडेमस को इशू किया जा सकता है। हाउएवर इन द प्रेजेंट केस कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि ये अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं होगा कि हम लोग एक क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन सेट करें यहाँ पे कोर्ट के द्वारा। इंस्टेड ये जो है जो स्टेट है विद ड्यू कंसिडरेशन विद द स्टेक होल्डर्स एज वेल एज फाइनेंस कमीशन के द्वारा सब कुछ चीज़ें देखते हुए वो डिसाइड करे कि क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन क्या
होना चाहिए। फर्दर जो हमारा अगला केस है वो है आपका अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बेंच है यहाँ पे एम खानविलकर की और जस्टिस संजीव खन्ना की। स्टेट्यूट कंसिडर जो करे गए वो थे आपके आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इश्यूज जो कंसिडर करे गए थे वो थे आपके हेट स्पीच के रिगार्डिंग। केस में हुआ क्या, बेंच ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया एफआईआर देना अगेंस्ट न्यूज 18 जर्नलिस्ट अमीश देवगन फॉर यूजिंग द फ्रेज लुटेरा चिश्ती फॉर वन ऑफ द, जो कि उसके प्रोग्राम में एंकर के थे, बट डिड ऑफर हिम अ टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इफ ही ज्वाइंड एंड कोऑपरेटेड इन द प्रोब, जो कि उसके खिलाफ में चल रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही है तब तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। और वाइल होल्डिंग दिस, बेंच ने ये बेसिकली कहा कि जो आपकी हेट स्पीच है इट वाज ऑफ अ ओपिनियन की वो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है ऑफ हेट स्पीच, और ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है ऑब्जर्व ये करते हुए कि जो आपकी हेट स्पीच होती है वो एक कॉमनैलिटी शेयर करती है कि वो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की तरफ बेसिकली भेजती है, जो कि इलीगल है। इट इज़ द मेन पर्पज ऑफ हेट स्पीच इज इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। अब इसके बाद जो अगला केस हम लोग देख रहे हैं वो है आपका बेघर फाउंडेशन वर्सेस जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड का। बेंच थे यहाँ पे जस्टिस ए एम खानविलकर, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई और डी वाई चंद्रचूड़ की। स्टेट्यूट जो कंसिडर करेंगे वो थे आपके आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स सर्विसेज एक्ट 2016, आधार एक्ट एंड आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इशू क्या कंसिडर करा गया, रिव्यू पिटीशन जो कि चैलेंज कर रहे थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को इन दी आधार केस, जो पुट्टास्वामी आपका जजमेंट था आधार कार्ड का, उसके अंदर 5 जजेस बेंच का डिसीजन था उसको। यहाँ पे बाय अ मेजोरिटी ऑफ 4:1 सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करा अ स्लू ऑफ रिव्यू पिटीशंस को, कंटेस्ट जो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन को, एज मैंने जैसे आपको बताया। यहाँ पे जो आपके जस्टिस ए एम खानविलकर, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर और बी आर गवई ने तो यहाँ पे अग्री करा कि यहाँ पे कोई कॉज नहीं रिव्यू के लिए वर्डिक्ट का। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस चीज़ से डिसएग्री करा। जो यहाँ पे रिव्यू पिटीशंस थे उनको शुरू यहाँ पे बेसिकली हर्ड करा गया था बाय सर्कुलेशन रादर देन टू बी हर्ड इन ओपन कोर्ट, और अकॉर्डिंगली जो मेजोरिटी थी उन्होंने ये हेल्ड करा कि यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोई चेंज लाने की ज़रूरत है लेजिस्लेशन में, या फिर जो लेटर डिसीजन या फिर आया था अगर मान लो कोऑर्डिनेट या बिगर बेंच का आता है उसको हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते कि मतलब कोई अगर मान लो डिसीजन अगला आया है या फिर लेजिस्लेशन में चेंज आया है तो उसको हम कंसिडर कर लें रीज़न कि हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है इन इट्स सेल्फ जो आपका जजमेंट आया था उसको। अब फर्दर आपका जो जजमेंट है जो हमें देखना है वो है आपका नील ओरेलियो न्यूज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे जो आपकी बेंच थी वो थी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की। इंस्टीट्यूट था आपका आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपका इशू कंसिडर करा गया था वो था आपका क्या जो ओबीसी कोटा प्रोवाइड करा गया है पीजी कोर्सेज में, क्या वो जो प्रोवाइडेड है क्या वो प्रोहिबिटेड है या फिर नहीं, और क्या जो बैकवर्डनेस है वो बिल्कुल मतलब डिसअपियर हो जाएगी विद ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या जो आपके बैकवर्डनेस है क्या वो गायब हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे ये रूल करा कि यहाँ पे बेसिकली कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है अगेंस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पे ओबीसीज के लिए इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। और फर्दर बोला गया कोर्ट के द्वारा दैट इट कैन नॉट बी मेंटेन इन आवर जजमेंट दैट द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस सिंपली डिसअपियर्स बिकॉज द एप्लीकेंट पोजेसेस अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। कोर्ट ने ये चीज़ बोली। अब जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ए एस बोपन्ना की। इंस्टीट्यूट कंसिडर करा गया आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इशू था कि जो आपका नीट एग्जाम था क्या वो एजेंसी बाउंड है टू स्क्रूपियसली इन्फोर्स द स्पेसिफिक रिलैक्सेशंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, का मतलब इसको इन्फोर्स करना बिल्कुल स्क्रूपियसली ज़रूरी है। केस ने यहाँ पे क्या बोला, बेसिकली केस में कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जो आपकी एनटीए है उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है एवरी लीगल पावर जो कि सब्जेक्ट है टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अबव ऑल अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय रूल ऑफ लॉ, और जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। एज अ एग्जामिनिंग बॉडी एनटीए ऑब्लाइज्ड है, ऑब्लिगेटेड है कि वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे एग्जामिनेशन क्राइटेरिया को, विच ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेशल अकोमोडेशंस फॉर पीपल्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए करा जाए यहाँ पे अच्छे से। फर्दर जो केस है हमारा अगला हमें जो देखना है वो है हमारा चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस इन री यहाँ पे, और आपका जो बेंच है वो है यहाँ पे जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई का। इंस्टीट्यूट जो कंसिडर करा गया वो था आपका आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इशू जो कंसिडर करा गया वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्ट करा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCPCR SOP को। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये बोला यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से कि वो अडॉप्ट करे रिकमेंडेशंस गिवन बाय द नेशनल कमीशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR in standard operating procedure for care and protection of children in state situation SOP 2.0। However, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो NCPCR के अंदर का मान लो अमेंडमेंट्स होना है तो वो उसके लिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्रोच कर सकती है, यहाँ पे जो आपकी कमिटी है या फिर जो आपका कमीशन है उसको। फर्दर जो आप लोग को अगला केस देखना है वो है आपका जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और BR गवई की। जो स्टेट्यूट कंसिडर करा गया वो था आपका आर्टिकल 16 और 16 क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इशू क्या कंसिडर करा गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो आपका हुआ है केस में वो क्या है, जब यहाँ पे कोर्ट थी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से ऑन द अबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट करा कि जो डेटा गैदर करा गया है to establish inadequacy for representation which serves as the basis for providing reservation for promotion should be reviewed on a regular basis। मतलब रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए जो डेटा सर्व करा जाता है स्टेट के द्वारा कि इतनी inadequacy आ रही है कैसे आ रही है, उसको ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ पे आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे बेंच थी जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और BR गवई की, उन्होंने जो आपके गोपाल शंकर नारायण के सबमिशंस पे डेलिब्रेट करते हुए ये बोला कि ये बिल्कुल पास टाइम हो चुका है टू द पॉइंट कि यहाँ पे जो हम लोग को रिजर्वेशन है उसको हमें एंड करने की ज़रूरत है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सीनियर काउंसिल ने बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यू ये किया था कि जो आपके लायंस शेयर ऑफ रिजर्वेशन है फॉर मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी जो अक्रू हो रहे हैं बेनिफिट ऑफ बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट फ्यू को मिल रहा है विद इन दीज कैटेगरीज। मतलब जो आपकी SC/ST कम्युनिटी है उसके अंदर सिलेक्ट फ्यू ऐसे कुछ पीपल है जिनको कि इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, और उन्होंने ये प्रपोज करा कि यहाँ पे रिव्यू कंडक्ट करा जाए टू डिटरमाइन वेदर जो सर्टेन ग्रुप्स या क्लासेस हैं विद इन दीज कैटेगरीज क्या उन्होंने डिजायर्ड रिप्रेजेंटेशन अचीव कर ली है या फिर नहीं, और अकॉर्डिंगली क्या यहाँ पे उस चीज़ को चेंज करने की जरूरत है या फिर नहीं। जो फर्दर केस हमें देखना है वो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज VKC फुटस्टेप्स का। यहाँ पे बेंच जो थी वो थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ MR शाह की। इशू जो कंसिडर करा गया, स्टेट्यूट जो कंसिडर करा गया सॉरी, वो है आपका सेक्शन 54 क्लॉज 3 ऑफ द CGST एक्ट। इशू क्या कंसिडर करा गया कि जो आपके केसेस हैं जो कंसर्न करते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ अनयूटिलाइज ITC और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्या उसके ऊपर हमें कैसे डेलिब्रेशन देनी है। कोर्ट ने यहाँ पे फॉलोइंग रूल्स यहाँ पे बताए। कोर्ट ने बोला कि जो रिफंड है वो एक लेजिस्लेटिव राइट है रादर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और देयरफॉर यहाँ पे हेंस जो गवर्नमेंट है इन इट्स विजडम और बाय स्टेट्यूट कैन डिसाइड हाउ द रिफंड इज टू बी प्रोवाइडेड। लेजिस्लेचर यूटिलाइज कर सकती है फ्रेज इनपुट्स इन प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 54 क्लॉज 3 ऑफ द CGST एक्ट, जिसका की मीनिंग होता है ओनली इनपुट गुड्स एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। एज अ रिजल्ट देयर कैन बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 89 क्लॉज 5 जो आपका रूल है ऑफ CGST एक्ट और 54 क्लॉज 3 ऑफ द CGST एक्ट। और अगर लेजिस्लेचर का ऐसा इंटेंट लगता है कि उसको देना चाहिए क्रेडिट यहाँ पे टैक्स पेड और इनपुट प्रोडक्ट्स एंड इनपुट सर्विसेज, इट वुड नॉट हैव बेसिकली लिमिटेड, यहाँ पे लेजिस्लेचर उसकी चीज़ को लिमिट ना करा होता ऑफ द रिटर्न जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे केवल इनपुट्स पे यहाँ पे लगता है। सो इन द प्रेजेंट कोर्ट यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट को यूज़ करते हुए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट करा है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। फर्दर जो हमारा केस है वो है आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन वर्सेज वेल्लोर, मतलब वेल्लोर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। यहाँ पे हुआ क्या है इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक एंट्री ऑर्डर के अंदर यहाँ पे क्लैरिफाई ये करा कि आपका 70% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो हैं 2021-22 के लिए इन द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर शुड बी मेस्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपेयर करा था बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द नीट PG एग्जामिनेशन। एक बेंच थी आपकी जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की, उन्होंने डायरेक्ट करा कि जो आपके रिमेनिंग 30% ऑफ सीट्स हैं वो फिल करी जाए बाय द कॉलेज मैनेजमेंट इन कंप्लायंस विद द प्रोसीजर फॉलोड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ 2020 एंड 2021। अब इसके बाद जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका अशोक कुमार वर्सेस राज गुप्ता का। बेंच है यहाँ पे जस्टिस R सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय की। स्टेट्यूट कंसिडर करा गया वो था आपका राइट टू प्रिवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इशू यहाँ पे था फोर्सिंग टू अंडरगो DNA टेस्ट अगेंस्ट द विल ऑफ बेसिकली द पर्सन, उसके ऊपर इम्प्यून करेगी बेसिकली उसके अगेंस्ट में जाएगी पर्सन के राइट टू लाइफ या राइट टू प्रिवेसी के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड क्या करा, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे हमें बेसिकली ये लगता है कि यहाँ पे अगर आप कंपेल कर रहे हो एक अनविलिंग पार्टिसिपेंट को कि वो सबमिट करे DNA टेस्ट को,
तो वो उसकी पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है और राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं उसको वायलेट करता है। कोर्ट ने बोला कि जो प्लेंटिफ होता है अगर वो हेजिटेंट है टू सबमिट टू अ डीएनए टेस्ट कंपेलिंग हिम वो डू इन्फ्रिंज हिज पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। बेंच जो थी वो थी आपकी जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रोय की, जैसे मैंने पहले बताया। फर्दर उन्होंने बोला कि व्हेन अदर एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट और रिफ्यूट द लिंक द कोर्ट शुड स्पेसिफिकली और टिपिकली अवॉइड रिक्वायरिंग ब्लड टेस्ट अकॉर्डिंगली। और अकॉर्डिंगली फर्दर कोर्ट ने बोला कि ड्यू टू दिस फैक्ट यहाँ पर ऐसे टेस्ट अगर मान लो किसी इंडिविजुअल के राइट की प्राइवेसी को वायलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली ये चीज़ गलत होगी और उसके बहुत ज़्यादा गलत सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अकॉर्डिंग टू द रूलिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट केस हमें देखना है वो है आपका मनी भाई मंगन भाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे जो कोर्ट थी उन्होंने ये होल्ड करा अपने जजमेंट में कि जो आपकी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है 1972 का वो अप्लाई करेगा आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए ये बोला कि दो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हम लोग को इम्पॉर्टेंट सर्विसेज रेंडर करनी है सोसाइटी को, वेरी मीनर यहाँ पे बहुत ही कम जो आपका रेम्यूनरेशन होता है जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया गया है या जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। इट इज़ हाई टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीरियस नोट लें इस चीज़ का कि जो प्लाइट है यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का और यहाँ पे जो आंगनवाड़ी आपके हेल्पर्स हैं उनका, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिनसे एक्सपेक्टेड है कि वो रेंडर करें इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू द सोसाइटी, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको स्टैब्लिश करा गया है टू गिव इफेक्ट टू ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट डिफाइंड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द पोस्ट ऑफ AWW एंड AWH यहाँ पे हेल्पर और वर्कर ये स्टैट्यूटरी पोस्ट और अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटीज एक्ट का यहाँ पे अप्लाई फ़ायदा मिलना चाहिए। फर्दर जो केस हमें देखना है वो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली अपहेल्ड करा 2013 के हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को, जिसमें कि स्ट्राइक डाउन करा गया था प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 टू द एक्सटेंट जहाँ पे उसने पार्ट 11B को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था टू डील विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यहाँ पे जो बेंच थी वो कंप्राइज की थी जस्टिस रोहिंटन नरिमन, KM जोसेफ और BR गवई की, जिन्होंने डिसमिस करा अपील जो कि फाइल करी गई थी बाय द यूनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। अकॉर्डिंगली आज बेंच ने यूनानिमसली ये हेल्ड करा कि जो आपको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको रिक्वायर्ड है रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द लेजिस्लेचर एज पर सेक्शन 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस जो कि ये चीज़ डेल्ट कर रही थी टू अ एंट्री जो कि एक्सक्लूसिव था स्टेट सब्जेक्ट के स्टेट के डोमेन के अंदर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और सिंस ऐसा जो आपका रेटिफिकेशन था यहाँ पे वो नहीं लिया गया था, अकॉर्डिंगली जो आपका 97th अमेंडमेंट है इट वाज लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन पार्टली बेसिकली। अब यहाँ पे जो अगला केस हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका पटाली मक्कल कच्ची वर्सेस A मल्यूरुम पेरुमल। यहाँ पे मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करा, आई एम सॉरी। यहाँ पे जो जजमेंट है उसमें ये होल्ड करा गया कि जो आपका तमिलनाडु का लॉ है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरनल रिजर्वेशन टू 10.5% ऑफ बेसिकली 10.5% का इंटरनल रिजर्वेशन टू द वानियार कम्युनिटी अंडर द मोस्ट बैकवर्ड क्लास इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो आपका 105th अमेंडमेंट एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। जो यहाँ पे बेंच थी वो थी जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई की, जिन्होंने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करा कि जो आपका 105th अमेंडमेंट एक्ट है वो कैलिसी फैक्ट्री इन नेचर है और अकॉर्डिंगली वो उसको गिवन देना चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इस जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है था विच इट केम इनटू इफेक्ट, अकॉर्डिंगली ये चीज़। और कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो आपका 102nd अमेंडमेंट एक्ट है वो एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए थे, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो अपॉइंटमेंट्स या फिर जो पोस्ट थी सर्विसेज थी अंडर द स्टेट विद इन द रिजर्वेशन ऑफ मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और आपकी जो डिनोटेड कम्युनिटीज़ एक्ट 2021 था उसके अंदर बेसिकली ये चीज़ अप्लाई नहीं कर रही थी। फर्दर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिसम्मा जोसेफ का। बेंच थी यहाँ पे जस्टिस SK कौल और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की। स्टेट्यूट कंसिडर करा गया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इशू क्या था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट क्या उसके अंदर राइट टू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि जो पर्सनस है जिनके पास फिजिकल इम्पेयरमेंट है उनके पास राइट है कि उनको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले प्रमोशन में एज वेल अकॉर्डिंगली। और कोर्ट ने ये रूल करा कि ये रीजनेबल अकोमोडेशन हमें देनी पड़ेंगी टू पीपल जिनको की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे दिया जाना चाहिए यहाँ पे रिजर्वेशन प्रमोशन और अकॉर्डिंगली ये एक रीजनेबल अकोमोडेशन रहेगा।
फिर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका एसडी वोम्बातकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर करा कि जो आपका 152 ईयर ओल्ड लॉ है सेडिशन का, अंडर सेक्शन 124A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इंडियन पीनल कोड में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे उसको इफेक्टिवली केप्ट, उसको रखना चाहिए इन अबियंस टिल जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है यहाँ पे वो रिकंसिडर नहीं कर लेती इस प्रोविजन को। एक इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे पास करा गया जहाँ पे कोर्ट ने अर्ज करा सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिफ्रेन करे फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी FIRs अंडर द सेट प्रोविजन वाइल उसको अंडर रिकंसिडरेशन यहाँ पे रखा गया है। जो बेंच थी वो यहाँ थी, यहाँ पे आपके जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, सूर्यकांत और हिमा कोहली की, जिन्होंने हेल्ड करा कि जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस फ्रेम अंडर सेक्शन 124A टू बी केप्ट इन अबेयंस, एडजुडिकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द अदर सेक्शंस मे प्रोसीड विद नो प्रेजुडिस टू बी कॉज टू द अक्यूज, यहाँ पे प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए अक्यूज को। और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने ये फर्दर हेल्ड करा कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा केस है जो कि ऑलरेडी बुक्ड है अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC और वहाँ पे जो अगर कोई पर्सन इन जेल है तो वो अकॉर्डिंगली कंसर्न कोर्ट को अप्रोच कर सकता है यहाँ पे बेल पाने के लिए। अब जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका अरुणाचला गुंदर वर्सेस पुन्नू स्वामी का। यहाँ पे बेंच जो थी वो थी आपके SA नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की। इशू क्या कंसिडर करा गया, सेक्शन 15(1)A ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इशू क्या था, जो आपका डॉटर्स का राइट है कि क्या वो इनहेरिट कर सकती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर जो कि डाई कर गए, इनसे स्टेट के इस चीज़ को रिकग्नाइज जो है कोर्ट ने करा। यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो डॉटर होती है वो केपेबल है इनहेरिट करने के जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, फिर जो शेयर रिसीव होता है पार्टीशन में ऑफ अ कोपासनरी प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फादर जो कि मर चुका है, जो कि डाई कर चुका है। एक जो फीमेल होती है अगर वो डाई करती है इन स्टेट विदाउट लिविंग एनी इशू, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट करी गई है बाय हर फ्रॉम हर फादर या मदर वुड गो टू द एयर्स ऑफ द फादर, वेराज जो प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट करी अपने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से वुड गो टू द एयर्स ऑफ द हस्बैंड बेसिकली। फिर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका स्मृति मदन कंसगरा वर्सेस पेरी कंसगरा का। बेंच थी यहाँ पे जस्टिस UU ललित, अजय रस्तोगी और हेमंत गुप्ता की। यहाँ पे जो स्टेट्यूट रेफर करा गया वो था आपका सेक्शन 4, सेक्शन 22 और सेक्शन 113 ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2010 और आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो इशू कंसिडर करा गया वो ये था कि जो आपका कस्टडी है चाइल्ड की, अगर उसको ऑब्टेन करा गया है बाय प्लेइंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट, तो वो जो कस्टडी दी गई है यहाँ पे वो वाइड एब इनिशियो होगी। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि आप जब ग्रांट कर रहे हो कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड टू फादर या मदर जिसने कि फ्रॉड करा है कोर्ट के साथ, तो वो चीज़ इलीगल या फिर वाइड एब इनिशियो होगी बिल्कुल। यहाँ पे एनी फ्रॉडलेंट कंडक्ट जो कि बेस हो रहा है विद कस्टडी ऑफ अ माइनर अगर ऑब्टेन करा गया अंडर कोर्ट ऑर्डर्स, वो नेगेट हो जाएगा और नलिफाई हो जाएगा द एलिमेंट जो कि यहाँ पे ट्रस्ट था जो कि कोर्ट के ऊपर यहाँ पे करा गया था, कोर्ट के द्वारा करा गया था यहाँ पे ऑन द कंसर्न पर्सन। अकॉर्डिंगली एनी एक्शन जो कि इनिशिएट होगा टू ऑब्टेन सच कस्टडी फ्रॉम द कोर्ट विथ फ्रॉडलेंट कंडक्ट एंड डिजाइन वुड बी फ्रॉड ऑन द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ। फर्दर यहाँ पे जो अगला केस है वो है आपका लक्ष्मी बाई चंदागरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। यहाँ पे बेंच है जस्टिस MR शाह और A बोपन्ना की। इंस्टीट्यूट जो कंसिडर करा गया वो था सेक्शन 23A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इशू क्या कंसिडर करा गया था कि जो रिलीफ है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी कैन बी क्लेम्ड इन प्रोसीडिंग्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि एज पर सेक्शन 23A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम, एक पर्सन जो है अगर वो प्रे करता है फॉर रिलीज ओनली फॉर दोज विच कैन बी ग्रांटेड और prayed under HMA, namely restitution of conjugal rights, judicial separation, declaration of marriage between petitioner respondent जो कि void होता है एंड 13। तो क्रूशनली बेंच ने होल्ड करा कि यहाँ पे कोई जो नो रिलीफ कैन बी प्रेड बाय अ थर्ड पार्टी अकॉर्डिंगली। और इसके बाद जो अगला केस हमें कंसिडर करना है वो है आपका N राजेंद्रन वर्सेस S वल्ली का। यहाँ पे जो बेंच है वो है जस्टिस KM जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की। यहाँ पे स्टेट्यूट जो कंसिडर करा गया वो था आपका फैमिली कोर्ट के सेक्शन 19 और 20, लिमिटेशंस एक्ट के सेक्शन 12 और 29(2). और जो इशू कंसिडर करा गया वो ये था कि जब कंसेंट है ऑफ पार्टीज, इज इट नेसेसरी टू रिजॉल्व मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज या फिर नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये करा कि जो यहाँ पे कंसेंट होती है पार्टीज की नेसेसरी नहीं होती है टू रिजॉल्व अ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन इफ बोथ द पार्टीज ऑफ द मैरिज अग्री करती हैं फॉर सेपरेशन परमानेंटली या फिर कंसेंट करती है डिवोर्स के लिए। इन दैट केस सर्टेनली बोथ पार्टीज कैन मूव टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर डिक्री ऑफ डिवोर्स by mutual consent। फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ओनली इन अ केस वेयर वन ऑफ द पार्टीज डू नॉट अग्री एंड गिव कंसेंट, ओनली देन द पावर्स अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वोक्ड टू डू सब्सटैंशियल जस्टिस बिटवीन पार्टीज कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस
and can basically grant irretrievable breakdown of marriage without the consent of the parties, बेसिकली यहाँ पे दिया जा सकता है। फर्दर आपका जो अगला केस है वो है आपका जोगीराम वर्सेस सुरेश कुमार का। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम सुंदरेश की। इशू क्या था, हिंदू सक्सेशन सॉरी स्टेट्यूट जो कंसिडर करेगा वो था आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 क्लॉज 1 और 14 क्लॉज 2। इशू क्या था कि कैन अ हिंदू मेल execute a will giving limited estate to a wife if all other aspects including maintenance are taken care of। यहाँ पे जो बेसिकली केस जो था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि जो आपका सेक्शन 14 क्लॉज 1 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो मेक क्लियर करता है कि ये अप्लाई करता है टू प्रॉपर्टीज जो कि एक्वायर कर जाइए बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेड एक्ट। अकॉर्डिंगली कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सो पॉजेस्ड है, जो कि हेल्ड करी गई है बाय हर एज अ फुल ओनर देयर ऑफ और नॉट एज अ लिमिटेड ओनर, तो अकॉर्डिंगली 14+1 जो है आपका एक्ट का वो डिफाइन करता है प्रॉपर्टी को इन सबसेक्शन, जहाँ पे वो इंक्लूड करता है बहुत मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि एक्वायर करी गई है फीमेल हिंदू के द्वारा बाय इनहेरिटेंस या डिवाइस या पार्टीशन के थ्रू और इन लू ऑफ मेंटेनेंस और एरियाज ऑफ मेंटेनेंस और बाय गिफ्ट फ्रॉम पर्सन्स और बाय स्किल्स और एक्सर्शन और परचेज। तो फिर जो अकॉर्डिंगली एक हिंदू मेल होता है जिसने कि ओन करी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर वो अनेबल टू एग्जीक्यूट है अपनी विल करने के टू अ लिमिटेड एस्टेट जो कि उसने वाइफ को दे रखा है, जहाँ पे सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस टेकन केयर ऑफ हैं, तो अगर हम लोग ये होल्ड करते हैं कि जो है यहाँ पे बेसिकली वाइफ को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो वो बेसिकली इम्प्लाई यहाँ पे होगा ये कि वाइफ को डिसइनहेरिट करा जा रहा है अंडर द विल एंड इट वुड बी सस्टेनेबल, बट इफ लिमिटेड एस्टेट इज गिवन it would not mature into a absolute interest irrespective of the intent of the testator। अब इसके बाद जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि ये नोटिस करते हुए कि जो कस्टमर है इट इज़ बेसिकली कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ द बैंक विच इज़ मोर बेसिकली एक रिसोर्सफुल पार्टी होता है बैंक, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स के लिए कोर्ट ने ये कहा कि इन दैट सिचुएशन जहाँ पे बैंक बेसिकली जो है वॉश ऑफ नहीं कर सकते अपने हैंड्स के और ये नहीं क्लेम कर सकते हैं कि वो करते नहीं है कोई भी ब्लेम लाइबिलिटी यहाँ पे टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स इन ओपनिंग इन ऑपरेशन ऑफ अ लॉकर। मतलब अगर मान लीजिए लॉकर के अंदर कोई सामान गायब हो गया, कुछ भी हो गया, तो बैंक ये नहीं कह सकता कि भाई आपका हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है इस चीज़ के लिए। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि द वेरी पर्पस फॉर विच कस्टमर जो है अवेल करता है लॉकर की फैसिलिटी को, हायरिंग फैसिलिटी को, इज़ टू मे बी बेसिकली रेस्ट एश्योर्ड कि जो उसकी एसेट्स हैं उसको प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ हो रहा है। ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो बैंक जो है यहाँ पे अगर ऐसा करता है तो वो नॉट ओनली वायलेट करेंगे रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बट ऑल्सो डैमेज द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और हार्म करेंगे रेपुटेशन ऑफ दी हमारी जो एमर्जिंग इकोनॉमी है उसकी भी। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने इशू करे केरियस डायरेक्शंस टू बैंक्स और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आरबीआई को भी बोला कि आप ले डाउन करो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस मैंडेटिंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉकर फैसिलिटी और जो सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है उसके लिए। और बैंक्स को जो है बेसिकली लिबर्टी नहीं है कि वो यूनिलैटरल या फिर अनफेयर टर्म्स यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर इम्पोज करे। जो अगला केस है वो है आपका साउथ ईस्टर्न कोल फीस वर्सेज एस कुमार एसोसिएट्स का। यहाँ पे एक डिवीजन बेंच थी जस्टिस एस के कौल और हेमंत गुप्ता की, जिन्होंने रिएटरेट करा कि जो आपका लेटर ऑफ इंटेंट होता है ना, वो मेरली इंडिकेट ये नहीं करता कि पार्टी का इंटेंट क्या है कि वो एंटर करना चाहती है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर लाइक विद द अदर पार्टी इन फ्यूचर। बेसिकली ये जो चीज़ होती है इसका कोई बाइंडिंग रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन द पार्टीज। एट दिस स्टेज ये इमर्ज कर सकता है एंड ये जो आपकी टोटलिटी होती है सर्कमस्टेंसेस की हैव टू बी कंसिडर्ड इन ईच केस। कोर्ट ने फर्दर बोला कि इट इज़ नो डाउट पॉसिबल टू कंस्ट्रू अ लेटर ऑफ इंटेंट एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एन इंटेंशन इज एविडेंट फ्रॉम इट्स टर्म्स, but then the intention to do must be clear and unambiguous as it takes a deviation from how normally a letter of intent has been understood. A letter of intent may be construed as a letter of acceptance if the intention is evident from its terms, where a contract involves a detailed procedure. Letter of intent communicating the acceptance of the offer is issued asking the contractor to start the work with the stipulation to that a detailed contract would be drawn up later. This may be construed as a concluded contract between the parties subject to the other terms of the said letter। फिर जो अगला केस हमें यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वो है आपका पादिया टिम्बर वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का। यहाँ पे एक बेंच थी आपके जस्टिस नवीन शाह और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की, जिन्होंने ये हेल्ड करा कि जो आपका एक्सेप्टर होता है उसके अगर वो कोई नई कंडीशन पुट करता है वाइल एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ऑलरेडी साइंड है बाय द प्रपोजर,
जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द प्रपोजर एक्सेप्ट दैट कंडीशन। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो सेक्शन 7 है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बेसिकली एम्फोसाइज करता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि ये कार्डिनल प्रिंसिपल है लॉ का, कि जो आपका ऑफर है आपका या फिर जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इट कैन गिव नो रूम फॉर डाउट। और जो आपका ऑफर या फिर जो एक्सेप्टेंस होती है वो बेस्ड या फिर फाउंडेड होनी चाहिए ऑन 3 कंपोनेंट्स, दैट इज सर्टेनिटी, commitment and communication. However, when the acceptor puts in a new condition while accepting the contract already signed by the proposer, तो accordingly जो contract है वो complete नहीं होगा unless the proposal accept the condition। फिर जो अगला केस है वो है आपका आशा जॉन देवीनाथन वर्सेस विक्रम मेहरोत्रा का। यहाँ पे जो आपकी बेंच थी वो थी आपकी जस्टिस एम खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की, जिन्होंने ये हेल्ड करा कि जो कंडीशन है जो कि प्रेडिकेट करी गई सेक्शन 31 ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1973 में, जिसमें कि प्रीवियस जो आपके जनरल या स्पेसिफिक प्रोविजन है आरबीआई के द्वारा लिए जाने की फॉर ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया बाय सेल ऑफ मॉर्गेज बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। उन्होंने कहा कि अंटिल सच परमिशन इज अकॉर्डेड इन लॉ दैट ट्रांसफर कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट टू ऑफ अ कॉन्ट्रावीनिंग विद दैट रिक्वायरमेंट, द कंसर्न पर्सन मे बी विजिटेड with a penalty of under section 50 and other consequences provided under the 1973 act। उन्होंने कहा कि until the permission is accorded by the RBI, यहाँ पे दी नहीं गई जाता permission, it would be not be a lawful contract or agreement within the meaning of section 10 read with section 23 of the contract act, and for it remains forbidden जो है transaction करना unless the permission is obtained from RBI। the fact कि जो transaction था can be taken forward after grant of permission by RBI does not make the transaction any less forbidden at the time it is entered into, and it would nevertheless be a case of transaction opposed to by public policy and thus unlawful। फिर जो अगला केस है वो है आपका लूप टेलीकॉम ट्रेडिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा कि जो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी होती है वॉज बेसिकली जो आपका रेट होती है with arbitrariness होती है और was intended to favor certain specific entities that is at a grave detriment of the public exchequer। यहाँ पे बेंच ने रेफर करा ग्राहम वर्गो के प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि जितने भी क्लेम्स है फॉर रेस्टिट्यूशन आर सब्जेक्ट टू अ डिफेंस ऑफ इलीगैलिटी, और जो जेनेसिस है यहाँ पर ऑफ द लीगल मैक्सिम एक्स टर्पी कॉज नॉन एक्चुअल एक्शियो कि नो एक्शन कैन राइज फ्रॉम अ बैड कॉज। यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका बेसिकली विल है नॉट असिस्ट बेसिकली टू दोज हु एम टू परपेचुएट इलीगैलिटी, एंड thus relying on the principle that when the party claiming restitution is equally or more responsible for the illegality of the contract, they are considered para-delictive, which means on the same level। The bench held that unless the parties claiming restitution participated in the illegally activity voluntarily or the rule of law offers them protection against the defendant, they would be held to be para-delito and therefore their claim for restitution will fail। The bench expressed that if the party claiming restitution was equally or more responsible for the illegality in comparison to defendant, there shall be no cause for restitution basically। फिर जो अगला केस है वो है आपका बैंक्रप्सी के अंदर मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे हेल्ड ये करा गया कि जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 का अमंग अदर्स, जिसने कि इंसर्ट करे थे प्रोवाइजो 7 क्लॉज 1, जहाँ पे आपका एडिशनल एक्सप्लेनेशन दिया गया था टू सेक्शन 11 सेक्शन 32 ए ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। जो ये प्रोविजंस थे इनको चैलेंज करा गया ये बेसिकली इन पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आपके एक 3 जजेस बेंच जो थी ऑफ आर एफ नरिमन, नवीन शाह एंड के एम जोसेफ ने ये हेल्ड करा एक 465 पेजेस के जजमेंट में कि उनकी जो वैलिडिटी है इन प्रोविजंस की जो कि बैंक्रप्सी कोड के अमेंडमेंट एक्ट के है 2020 के अंदर, एल्बिएट उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि जो गिवन एक्सरसाइज है पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और उन्होंने वाइल अपहोल्डिंग करते हुए जो इम्प्यून अमेंडमेंट्स है उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो बेसिकली देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट लॉ एज विद ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, they are bound to be basically imperfections, and what is significant is however that the court ruling is on the constitutionality and the law must basically remain clear of departure from the constitutional limits।
फिर जो अगला केस है वो है आपका इन्वायरमेंटल लॉ का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा का। यहाँ पे एक बेंच थी जस्टिस ए एम खानविलकर, ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रवि कुमार की, जिनको कंसिडर करना था क्वेश्चन की वेदर जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है क्या उसके पास पावर है टू एक्सरसाइज सुओ मोटो जुरिसडिक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स एक्ट 2020। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कोर्ट ने बोला कि जो एनजीटी है विद द डिस्टिंक्ट रोल जो कि उसके बाद एम्फेसिस करा गया है, कैन हार्डली अफोर्ड टू रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर व्हेन नो वन नॉक्स ऑन इट्स डोर, कि बेसिकली अडॉप्ट करने की जरूरत है एक इंटरप्रिटेशन जो कि सस्टेन करे स्पिरिट ऑफ पब्लिक गुड को और रेंडर ना करे इन्वायरमेंटल वॉचडॉग को ऑफ द कंट्री एज टूथलेस एंड इनइफेक्टिव। कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो एक्सरसाइज है सो मोटो जुरिसडिक्शन का डज नॉट मीन कि आप इश्यू करने लग जाओ ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर प्ले, और जो पार्टी है वो लाइकली अगर अफेक्टेड हो रही है तो उसको अफोर्ड करा जाए ड्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर साइड बिफोर बेसिकली सफरिंग एनी एडवर्स ऑर्डर्स जो कि दिया जा रहा है। एनजीटी देयरफॉर इज वेस्टेड विद सो मोटो पावर्स इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर द एनजीटी एक्ट। फर्दर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका साई बाबा सेल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के अंदर एक आपका प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट यहाँ पे अडेयर करने के लिए बात करी गई जो कि एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क के लिए था फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड, बट इसको लेफ्ट करा गया इन द लर्च ड्यू टू जो आपके इन्वायरमेंटल जो आपके क्लियरेंसेस होते हैं उनके रिजीम की वजह से। जो बेंच थी यहाँ पे वो थी जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय की, जिसने कि ये हेल्ड करा कि जो आपकी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है इट कैन नॉट बी पुश टू बेसिकली अ प्रेसिपिस एंड टू बी मेड टू बी फॉल। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है ना, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट द चेंजेस इन एनवायरमेंटल क्लियरेंस regimes especially as a result of judicial intervention and to keep basically revisiting the sanction clearances जो कि उसको पहले से मिली हुई है by a competent authority और even raised on validly constructed structures की, मतलब जब पहले एक बार आपको मिल गया क्लियरेंस तो आपको दोबारा जो आपका स्ट्रक्चर पहले आप बना चुके उसको आपको रेज करने की जरूरत है। नीदर कैन इट बी एक्सपेक्टेड कि आप बेसिकली नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द अथॉरिटी जिसकी जो एम्पावर्ड नहीं है एट द रेलिवेंट टाइम टू प्रोसेस इट्स एप्लीकेशन। इस तरीके के सिनेरियो वुड रेंडर द प्रोसेस इज बेसिकली अकेन टू अ सिफिशिएंट टास्क, और यहाँ पे वो इटर्निटी इनकंक्लूसिव और नेवर एंडिंग हो जाएगा कि आप बार बार जा रहे हो, क्लियरेंसेज आपके नए नए आए जा रहे हैं और बार बार आप जो है उसके लिए फिर से अकॉर्डिंगली एक आपके आप मांग रहे हो क्लियरेंस दोबारा। इसके बाद जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका HP बस स्टैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। यहाँ पे जो प्रोविजंस थे ऑफ सेक्शन 2 मैंडेट कर रहे थे स्ट्रिक्ट एंड पंक्चुअस कंप्लायंस देयर विद, और अकॉर्डिंगली मेयर सब्सटैंशियल कंप्लायंस जो थी वो इनफ नहीं थी। कोर्ट ने बोला कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कि मेड करा जा रहा है ऑन फॉरेस्ट लैंड या फिर उसकी जो यूटिलाइजेशन हो रही है फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज इज वायलेटिव ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 एंड देयरफॉर इज इलीगल एंड लाइबल टू बी डिमोलिश्ड। जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ होटल कम रेस्टोरेंट स्ट्रक्चर इज एंटायरली इलीगल हैविंग बीन कैरीड आउट इन क्लियर ब्रीच ऑफ मैंडेटरी स्टैट्यूटरी डिसिप्लिनेशन। और जो आपके ऑफिशियल्स ऑफ टेरिटरी बॉडी के स्टेट गवर्नमेंट के उनको बेसिकली उन्होंने कनाइव करा है एट द वायलेशन ऑफ लॉ, जो कि रिफ्लेक्शन है ऑफ द नेचर ऑफ गवर्नेंस बाय दोस्त जिनसे कि एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो अपने बाउंड्स ऑफ लॉ के अंदर रह के यहाँ पे इनैक्ट करें। जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश का। यहाँ पे एक 3 जजेस की बेंच ने जिसमें कि आपके जस्टिस एस ए बोबडे, आपके एस बोपन्ना, आर रामा सुब्रमण्यम थे, उन्होंने स्टे करा है कंट्रोवर्शियल जो आपका बैन था बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, जहाँ पे हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया था अक्यूज को अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉस्को एक्ट ऑन द ग्राउंड की जो अक्यूज था उसने कोई भी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी इन कमिटिंग द ऑफेंस अंडर द पॉस्को एक्ट बिकॉज देयर वाज नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, बेसिकली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव और बेनिफिशियल स्टेट्यूट है आपका पॉस्को एक्ट का, बेसिकली वो आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते इन अ मैनर जो कि स्टाइफल करे पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्यूट को। जो स्ट्रिंजेंट मैनेजर या फिर जो नेचर है ऑफ द पॉस्को एक्ट उसको कंटेम्पलेट करना जाना चाहिए टू सर्व अ डुअल पर्पस, फर्स्टली टू प्राइमरली इंश्योर दैट द पनिशमेंट इज proportionate to the gravity of the offense, and secondly to act as a deterrent to prevent commission of such offenses, and the interpretation of POSCO Act or any other provision thereof should be in tandem with the purpose and the object of the act to realize the true potential। इसका जो अगला केस हमें देखना है वो आपका काफ़ी लेटेस्ट केस, इंपॉर्टेंट केस है TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक कर लिया अप्रूवल जो कि ग्रांट करी गई थी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेचुरल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को फॉर डाउटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलवे लाइन
फ्रॉम कैसल रॉक कर्नाटका टू कोलम गोवा। उनके असेसमेंट में जो असेसमेंट इम्पैक्ट था उसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जो इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, स्पेशली इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि टेक प्लेस करेगा ऑल ऑन अकाउंट ऑफ ऑल मेजर फैक्टर्स सच एज द इम्पैक्ट ऑन हैबिटेट, species, climate, temperature, etc., caused due to felling of trees not only for the laying of railway tracks but also for secondary works such as setting up of machinery, disposal of waste, and putting in place various mitigation measures, etc., caused due to felling of trees not only for laying of railway tracks but also for secondary works such as setting up machinery of disposal of due to basically due to felling of trees not only for laying of railway tracks but also for secondary works and for movement of trains, human wildlife interactions would have been strictly undertaken before the project was considered by the NBWL. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज में, जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो हम लोगों ने अपने जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स है उसमें हम लोगों ने मेजॉरिटी जो 130 आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके रिगार्डिंग सारे लेक्चर्स हमने नियरली अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए, जो नेक्स्ट 18 डेज अभी बचे हैं एग्जाम में, अगर आपको एक बूस्ट चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको ज़रूरत है केवल और केवल रिवीजन के पर्पज़ के लिए तो आप सीधे सीधे जाके हमारे एसएचएस कोर्स में एनरोल करके 7 मॉक पेपर्स के साथ आपके जो 170 इंपॉर्टेंट केसेस है उनको पढ़ के भी अपना काम आप बेसिकली ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जैसा भी सही लगता है आप अकॉर्डिंगली अगर चाहते हैं कोर्सेज में एनरोल करना आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।